and I am a data science and machine learning teacher at Digital Empowerment Pakistan. सो मैंने जो है बहुत ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया हुआ है अबाउट डाटा साइंस और मशीन लर्निंग। सो आज आप लोग भी कुछ लोग मेरे से सीखोगे कि डाटा साइंस होती क्या है। आई नो यार, मेरी ठंडी बहुत चुस्से होंगी थोड़ी बहुत, लेकिन आप लोगों को मज़ा आएगा चुस्से सुनते हुए, तो एंजॉय करना। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज डेटा साइंस। और अच्छा हाँ, अगर आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि व्हाट इज डेटा साइंस, और कितने लोगों ने पहले से थोड़ा बहुत काम किया हुआ है अबाउट कोडिंग और समथिंग स्टफ। मुझे चैट नजर आ जाए बस। ये रही। गाइस चैट में कुछ लिख दो यार, प्लीज। आई गेस किसी को भी नहीं पता। खैर हम चलते हैं आगे। सो व्हाट इज डेटा साइंस। सो डेटा साइंस इज लाइक अ फील्ड जिसके अंदर हम बहुत सारा काम वगैरह करते हैं, ठीक है। हम लोग बहुत मेहनती काम करते हैं, ठीक है। सो डेटा साइंस के अंदर हम लोग करते क्या है, सो इट्स लाइक अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फील्ड्स, ठीक है। सो सबसे लेफ्ट साइड के ऊपर हमारी डेटा इंजीनियरिंग फील्ड आती है, जो कि कोडिंग और मार्केटिंग वाली साइड से मिलके बनी होती है। सो कोडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम लोग अपना डाटा जो है वो कहीं से लेते हैं, उस डाटा की प्रिपरेशन वगैरह करते हैं, एसक्यूएल काम वगैरह करते हैं और उसकी कोडिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। और हम जो ये काम करते हैं मार्केटिंग वाला, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम जो होता है अपने कस्टमर की नीड्स को समझते हैं कि हमारे कस्टमर्स को काम क्या चाहिए, और हम अपने नॉन टेक्निकल जो ऑडियंस है उसके लिए हम काम को अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं, उसको एक्शनेबल लेके आते हैं। और फिर हमारी आ जाती है स्टैटिस्टिक्स। तो अगर हम अपने स्टैटिस्टिक्स वाली फील्ड को हम लगाते ही ना, तो हम कभी भी मशीन लर्निंग और डाटा साइंस वाली फील्ड के ऊपर पहुंच नहीं सकते, बिकॉज हर एल्गोरिथम के पीछे कभी ना कहीं तो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स ही लगी है। बिकॉज अगर आप कभी कोई मॉडल क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स से इन्वॉल्व ही है। और आप लोगों ने ये सुना हुआ भी होगा कि अगर आप कोडिंग की फील्ड में आते हैं तो आपको यू नीड टू हैव अ नॉलेज अबाउट मैथ, और आप लोगों का मैथ थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर मॉडल फिटिंग करते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन वगैरह देखते हैं, एडवांस मैथमेटिक्स चेक करते हैं, और फिर हम उसके डिफरेंट पैकेजेस वगैरह देखते हैं, जिसके अंदर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह करते हैं और सारा काम करते हैं, ठीक है। सो इट्स लाइक जस्ट अ बेसिक नॉलेज। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, खैर है, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास क्या है, डाटा साइंस के लाइक दो तरह की हमारी डाटा साइंस की टाइप्स होती हैं, जिसके अंदर एक डाटा साइंटिस्ट होते हैं और एक डाटा एनालिस्ट होते हैं, ठीक है। सो डाटा एनालिस्ट का काम क्या होता है कि वो हमारा थोड़ा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के काम होता है, और वो डाटा एनालिसिस को काम करता है। सो वो क्या करता है, वो जो पहले से आपका रिजल्ट आपने जो निकाला होता है उसके ऊपर वो आपको जनरेट करके बताता है कि लेट्स सपोज करें अगर आपके पास कोई एक एप्लीकेशन है, या फिर अगर आपने किसी कंपनी के आप ओनर हैं, तो आपके पास वहाँ पे कोई डाटा एनालिस्ट आप वहाँ पे हायर करते हैं, तो वो आपको क्या बताएगा कि आपके जो पिछले डाटा की बेसिस के ऊपर आपका कंपनी किस तरफ ग्रो कर रही है, और किस तरह से कौन कौन से आप फीचर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, सो दैट यू कैन इम्प्रूव मोर। और डेटा साइंटिस्ट का काम क्या क्या होता है, वो क्या करता है, वो एक डिफरेंट मॉडल्स क्रिएट करता है, डिफरेंट तरह के प्रिडिक्टिव एनालिसिस मॉडल क्रिएट करता है, जो कि आपको हेल्प करते हैं ताकि आप जो है उस बेसिस के ऊपर आपको जज कर सकें, ठीक है। सो ये इन दोनों में से कॉमन चीज क्या होती है, वो एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस होता है। ये दोनों काम सेम ही होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो लोग जो आपके पास डाटा है उसको आप ग्राफ्स की फॉर्म के अंदर पहले कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर आप डिफरेंट तरह के आप चेक करते हैं कि हमारा डाटा जो है वो किस तरह का है, फिर उसके ऊपर आप फर्दर ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। सो अब डाटा साइंस की इतनी हाइप क्यों बनी हुई है, बिकॉज हम चेक कर रहे हैं कि आज हम 2024 के अंदर हैं और एआई का जमाना है, ठीक है। एआई के अंदर आप लिटरली आप लाइक एक हल्की सी प्रॉम्प्ट और वो लाइक टोकन्स की बेस के ऊपर आपको डिफरेंट तरह के डाटा जनरेट करवा के देता है, ठीक है। सो एआई जो है इज द फ्यूचर, बिकॉज एआई के रिलेटेड ही हमारी चीजें बहुत ज्यादा अराउंड होने लग गई हैं। हम अगर अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल लाइफ के अंदर देखें, तो आप लोग जब आप लाइक कोई इशारा तोड़ते हो, ठीक है, तो ऊपर कैमरा लगा हुआ होता है, तो कैमरे के अंदर क्या होता है, उसके अंदर एआई लगा हुआ है, और वो एआई के अंदर मॉडल एक लगा हुआ है जो कि आपकी नंबर प्लेट को डिटेक्ट करता है, और उस नंबर प्लेट के लिहाज से वो आपकी इमेज जनरेशन करता है, और फिर वो उसके लिहाज से आपको जो है ऑनलाइन चालान जो होता है वो आपके घर पे आ जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम जब आपने इशारा तोड़ना हो तो पीछे नंबर प्लेट कवर कर लेना, और हाँ फ्रंट वाली भी कवर कर लेना। अच्छा, सो डाटा साइंस क्या होता है, डाटा साइंस के अंदर हम जो होते हैं डिफरेंट तरह के रोल्स होते हैं। डाटा साइंटिस्ट का रोल यहाँ पे लिखा हुआ है कि 650% इंक्रीज हुआ है, ठीक है, सिंस 2012। उसके बाद जो है वो 35,000 पीपल जो हैं वो यूएस के अंदर डाटा साइंस स्किल कर चुके हैं। उसके बाद हंड्रेड कंपनीज जो है वो हायर वगैरह करी है। सो डाटा साइंस की जो है वो बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है, ठीक है। सो अभी जो है ये 2020 का डाटा है, लेकिन जो अभी हम 2024 की बात करें तो इट इज़ लाइक वे टू मच, लाइक डाटा साइंस की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। अब उसकी एक जो हमारे पास एप्लीकेशन आती है वो दैट इज सिक्योरिटी।
ठीक है। सो सिक्योरिटी के अंदर हम किस तरह से, हमारे पास एग्जांपल आती है, तो अगर हम देखें तो फेस रिकग्निशन सिस्टम के अंदर हमारे पास ये इसकी एग्जांपल आती है। लाइक अगर आप देखो कि जब आप किसी पुलिस के स्टेशन के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हो, तो वहां पे अगर आपने कोरियन ड्रामास वगैरह देखा हो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो लोग दिखा रहे होते हैं कि उन्होंने लाइक डेटाबेस खोली है और उसके अंदर वो सारी सर्चिंग वगैरह कर रहे हैं, या फिर एफबीआई का अगर देखा हो आप लोगों ने, तो वो लाइक इस तरह से सारा कुछ डिटेक्शन कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो मॉडल होता है वो आपके डिफरेंट फीचर्स, आपकी आईज, आपके नोज, उनके दरमियान में जो डिस्टेंस वगैरह है, और उसके बाद आपका आई लिप्स, और फिर ये इस तरह के डिफरेंट फीचर्स की बेसिस के ऊपर आपको जो होता है वो ट्रेनिंग करता है, और उस ट्रेनिंग के बेसिस के ऊपर फिर वो आपको क्लासिफाई कर देता है एज डिफरेंट क्लास और इस तरह की डिफरेंट चीज़ों के लिहाज से। ठीक है। उसकी एक और एग्जांपल है कि अगर आपने कोई टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करनी हो, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉप, सो स्टॉप भी जो है एक एग्जांपल ही है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्टॉप, ठीक है। सो स्टॉप के अंदर क्या होगा कि लाइक अगर आप जिस तरह टेक्स्ट रिकग्निशन है, जिस तरह आपकी नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम है, उसके अंदर क्या होगा कि वो आपके जो आपके बॉर्डर्स अराउंड होंगे आपकी नंबर प्लेट के, उनको वो डिटेक्ट करेगा और फिर उसको वो जो है कन्वर्ट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक, जो आपने सर्च करना होगा। फिर आप उस डेटाबेस के अंदर जाओगे और वो उस सर्च के लिहाज से आप वो गाड़ी का नंबर प्लेट निकालोगे, फिर आपका सीएनआई से निकलेगा, और फिर उसके लिहाज से आपको वो आएगा, चलान आएगा। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमारे पास आता है ये जीमेल की, जो आप करते हो स्पैम और नॉट स्पैम का, इसके अंदर भी आप चेक कर सकते हो कि अगर आपका जो ईमेल है वो क्या आपका स्पैम है या फिर नॉट स्पैम है। सो या एक जीमेल के अंदर भी आपकी क्लासिफिकेशन यूज होती है। उसके बाद हमारे पास जो एक और एप्लीकेशन आती है, दैट इज रिकमेंडेशन सिस्टम। ठीक है। सो रिकमेंडेशन सिस्टम क्या होता है कि जिन लोगों ने नेटफ्लिक्स यूज किया है, ठीक है, उन लोगों को रिकमेंडेशंस वगैरह आती हैं। ठीक है, कि रिकमेंडेशन किस चीज की आती हैं, कि अगर दो दोस्त हैं, ठीक है, फ्रेंड ए एंड फ्रेंड बी, ठीक है, और अगर फ्रेंड ए ने मनी हीस्ट देखा है, ठीक है, और फ्रेंड बी ने भी अगर मनी हीस्ट देखा है, और अगर फ्रेंड ए ने आगे जाके कोई और सीजन देखा है, तो फ्रेंड बी को भी वो वाला उसको रिकमेंड करेंगे, बिकॉज उन दोनों के सेम इंटरेस्ट है। ठीक है, और इंटरेस्ट की बेस के ऊपर जो है वो दूसरे वाले दोस्त को जो भी है उन्होंने वो रिकमेंड कर दिया। ठीक है। सो लेफ्ट साइड के ऊपर हम देखें तो उन्होंने क्या, रीड बाय बोथ यूजर, सो लाइक दिस वाज द डॉक्यूमेंट जो दोनों यूजर ने रीड किया था। ठीक है, लेफ्ट वाली फीमेल है, राइट वाले मेल है। ठीक है, और दोनों सिमिलर यूजर हैं, उन दोनों के सेम इंटरेस्ट है। अब जो लेफ्ट वाली फीमेल है, उन्होंने एक और नया जो है वो डॉक्यूमेंट रीड किया, तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो राइट वाले फ्रेंड को भी जो होगा वो रिकमेंड कर दिया जाएगा, बिकॉज दोनों के जो इनिशियल उनके लाइक क्या कहते हैं रिकमेंडेशंस थी, और उनकी जो इनिशियल लाइक्स वगैरह थी अबाउट अ डॉक्यूमेंट वो सेम थी। तो अगर लेफ्ट वाले यूजर ने लाइक किया है तो वो राइट वाले को भी पसंद आ सकता है। ठीक है, सो दिस इज लाइक अ कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। उसके बाद क्या है कि अगर एक यूजर ने जो है, ये अब ये वाला जो है ना, ये वाला जो लेफ्ट साइड पे कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग है, ये हमारा दराज के अंदर भी यूज होता है। ठीक है, दराज के अंदर किस तरह यूज होता है कि अगर एक कस्टमर है, उसने गया, उसने जाके एक प्रोडक्ट लिया और उसने ऑर्डर कर लिया। ठीक है, अब दूसरा कस्टमर गया, उसने भी वही सेम प्रोडक्ट लिया और उसने ऑर्डर कर लिया। ठीक है, अब दोनों दोनों ने एक एक ऑर्डर, सेम प्रोडक्ट ऑर्डर कर लिए। अब वो पहला बंदा जो था उसने दोबारा गया, उसने कोई नया प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर कर लिया। अब दूसरे बंदे को जो होगा वो वाला जो प्रोडक्ट है वो उसको एज अ रिकमेंडेशन आएगी कि ये वाला प्रोडक्ट भी आप ले सकते हैं, कि आप तो आपको ये पसंद आ जाए। ठीक है, सो दिस इज लाइक अ कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। और कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग इज लाइक कि जब आप अपनी रील स्क्रॉल कर रहे होते हो अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है, तो वहां पे आप क्या करते हो, आपने अगर एक रील को लाइक किया है, सो उसके जो सिमिलर आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर सेम हैशटैग्स वगैरह यूज हुए हैं, या फिर जो सिमिलर कंटेंट है, वो आपको आपकी रील के ऊपर शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो लाइक अगर आप लोगों को कोई कुकिंग की रील्स पसंद है, तो आप कुकिंग की रील्स अगर लाइक करते हैं तो आपकी रील्स जो होगी वो कुकिंग के रिलेटेड ही आएंगी, बिकॉज उसके अंदर जो टैग्स वगैरह यूज हुए हैं, जो उसका कंटेंट है वो सेम है, तो वो आपको नया आर्टिकल जो भी आएगा, जो नए आर्टिकल्स होंगे, वो भी आपको जो है वो रिकमेंड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपने जो बेनिफिट्स लाइक स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के अंदर भी हम चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर हम अपने डाटा साइंस को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, जिसके अंदर हम चेक कर सकते हैं अपने मॉडल की, अपने लाइक प्लेयर की, कि लेट्स सपोज करो अगर ये लियोनेल मेसी का अगर एक्शन हीट मैप है, तो इसके अंदर क्या है कि वो चेक करके बता रहे हैं कि आपका लियोनेल मेसी जो है वो मैचेस के अंदर कहाँ कहाँ पे खेलता है, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं वो होम वाली साइड के ऊपर ज्यादा खेलता है। ठीक है, सो आई डोंट नो अबाउट लाइक फुटबॉल, तो जज नहीं करना है। ठीक है। ओके, सो एप्लीकेशन इन फाइनेंस। सो फाइनेंस के अंदर आप क्या किस तरह यूज कर सकते हैं, सो डिफरेंट तरह के आप लोगों ने क्रिप्टो के ग्राफ्स वगैरह देखे होंगे, और लाइक स्टॉक्स मार्केट के ग्राफ देखे होंगे, तो उसके अंदर कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट लॉस होता है और एंडिंग लॉस होता है। ठीक है, उसके बाद एंट्री सिग्नल वगैरह पॉइंट होते हैं। सो इन बेसिस के ऊपर आप चेक करते हो कि अगर मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और अगर यहाँ पे हमारा डाटा जाने के क्या क्या चांसेस हैं, कि अगर वो बैक से एक्स के ऊपर, सो आप गिवन एक्स आप वाई को प्रिडिक्ट करते हो। ठीक है, सो यू प्रिडिक्ट वाई ऑन द बेसिस ऑफ एक्स। ओके,
सो ये भी हमारी एक एप्लीकेशन है ऑफ डेटा साइंस। उसके बाद एक हमारी क्या एप्लीकेशन आती है जिसके साथ आप इमेज क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट, आप लोगों को रोबोटिक्स के बारे में तो पता ही होगा, ठीक है। सो रोबोटिक्स के अंदर भी आप इमेज क्लासिफिकेशन के मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह आप लोगों ने आयरन मैन देखी होगी, आयरन मैन के अंदर जारविस, ठीक है। सो जारविस इज लाइक आल्सो एन एआई मॉडल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल। तो वो क्या करता है, वो आपके लाइक रन टाइम के ऊपर आपकी इन्फॉर्मेशन लेता है, ठीक है, आपकी वॉइस रिकग्निशन सिस्टम को लेता है, उसको वो कन्वर्ट करता है। उसके बाद उस कन्वर्ट की बेसिस के ऊपर आपको डिफरेंट तरह के मॉडल्स जो है वो जनरेट करके बताता है आपको, लाइक उसकी बेसिस के ऊपर रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। सो आयरन मैन के अंदर एक सीन था जिसके अंदर वो एक उसको ब्लूप्रिंट देता है, और फिर वो उस ब्लूप्रिंट को समझता है जारविस, ठीक है। सो उसके अंदर भी वो एक इमेज क्लासिफिकेशन का मॉडल यूज कर रहा होता है। तो क्या कर रहा होता है उसके अंदर, वो डिफरेंट, आपको पता है कि हमारी जो इमेज होती है वो रेड, ग्रीन और ब्लू के चैनल के अंदर वो चीज़ है वो कन्वर्ट होती है, ठीक है। सो उसके बाद उसके मैट्रिक्स वगैरह बनते हैं, और उसके बाद डिफरेंट तरह के उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर मैक्स पूलिंग और मिन पूलिंग की डिफरेंट तरह की लेयर्स लगती हैं, और फिर उन लेयर्स के बाद जो होता है आप वो अपने मॉडल को लाइक अंडरस्टैंड करवाते हो कि ये किस तरह की इमेज थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें इमेज क्लासिफिकेशन के एक और एग्जांपल देखें, तो यहाँ पे अब मॉडल को नहीं पता कि व्हाट इज दिस, ठीक है। तो उसको पहले हम ट्रेनिंग करवाएंगे, उसको हम एक डाटा सेट देंगे जिसके साथ ये लेबल्ड हुआ होगा कि दिस इज क्लासिफाइड एज अ डॉग, ठीक है। तो अगर हम उसको लेफ्ट वाली पिक्चर दें, ठीक है, ये वाली पिक्चर उसको हमने दी है, तो वो क्या करेगा, इसके ऊपर पहले क्लासिफाई करेगा कि उसको अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। इसका जो बिहाइंड द सीन, इसके जो क्या कहते हैं उसको, जो मैट्रिक्स होगा उसके अंदर डिफरेंट तरह के फीचर्स होंगे। अब यहाँ पे हम देखें तो जो डॉग्स होते हैं उनके जो कान होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है। ये इनके छोटे छोटे कान, उसके बाद यहाँ पे इनके पाँव डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन करेगा। उसके बाद अब कैट, अब यहाँ पे मल्टी लेवल जो क्लासिफिकेशन होती है उसके अंदर तीन तरह के मॉडल्स आ गए। अब उसने कहा कि ब्लू वाली जो है वो कैट थी, जो ऑरेंज वाली है वो डॉग थी, और ग्रीन वाला रैबिट था। अब इसको भी डिफरेंट उसने इनपुट डाटा सेट दिया होगा, जिसकी बेसिस के ऊपर उसने बताया है कि आपकी कैट का थोड़ा बहुत लाइक अरे के अंदर वो किस तरह से नजर आती होगी, और डॉग किस तरह से नजर आता होगा। सो ये भी हमारी जो थी डाटा साइंस की एक फील्ड है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैट है, ठीक है। कैट को उसने क्लासिफाई किया एज कैट, उसके बाद उसने लोकलाइज कर दिया कि इस सिर्फ इतने से बॉक्स के अंदर आपकी कैट थी। उसके बाद यहाँ पे उसने ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के अंदर बताया कि कैट एंड डॉग है, ठीक है। सो कैट का जो फेस था, उसने कैट के फेस को चेक किया, उसके कॉलर को चेक किया, उसके डिफरेंट लाइक फीचर्स की बेस के ऊपर उसने जो है उसको क्लासिफाई कर दिया। अब लाइक कुछ डॉग्स होते हैं जिनके कान ऊपर नहीं होते, ठीक है, लेकिन मोस्टली कैट्स के जो कान होते हैं वो ऊपर होते हैं, ठीक है। सो एक ये भी फीचर हो सकता है, मे भी हो सकता है, ठीक है। सो उसकी बेस के ऊपर उसने जो है उसको क्लासिफाई वगैरह किया। अब एक और एग्जांपल हमारी आती है जिसके अंदर हमारे पास स्काइप का, आप लोगों को मोस्टली लोगों को पता होगा व्हाट इज स्काइप। सो स्काइप के अंदर क्या था कि आप पहले जो थे वो, जब आपका ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और गूगल मीट्स वगैरह नहीं थी, तो आप स्काइप के ऊपर जो थे वो आप मीटिंग वगैरह किया करते थे, ठीक है। लेकिन वो पेड सॉफ्टवेयर था, तो जाहिर सी बात है उसने लाइक क्रैश होना ही था। तो उसके बाद डिफरेंट फ्री सॉफ्टवेयर्स वगैरह आ गए, तो ये स्काइप की जो है वो हाइप खत्म हो गई। उसके अंदर एक फीचर था स्काइप ट्रांसलेटर। तो स्काइप ट्रांसलेटर क्या करता था, अगर दो बंदे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और और दोनों की डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो वो बोट ज्वाइन करता था, और वो फिर बोट जो था वो उनकी ट्रांसलेट करके उनको वो आगे प्रोवाइड करता था। इसकी एग्जांपल वो भी हो सकती है गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट के ऊपर अगर आप जाएं, वहां पर जाके अगर आप उसको कुछ बोले उर्दू के अंदर या फिर इंग्लिश के अंदर, तो उसको आप जिस लैंग्वेज के अंदर चाहें आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल है डिटेक्ट फ्रॉडलेंट स्काइप यूजर, ठीक है। इसकी मैं आपको एक अच्छी एग्जांपल देता हूँ। इसकी एक अच्छी एग्जांपल क्या है कि जब आप तकरीबन 2015 या 2016 का जमाना था, तो तब एक न्यू हाइप आई थी सबा लोड वाली, ठीक है। तो वो क्या करती थी, हर किसी को कॉल कर करके पूछती थी कि आपके पास आप मुझे 100 रुपया या 200 रुपया दे सकते हैं, मैं आपको वापस कर दूंगी। तो वो भी क्या थी, एक फ्रॉडलेंट और फेक यूजर थी, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, तो अगर हमारे पास उस वक्त कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी होती कि हम उसको चेक कर लेते कि क्या ये असल सना लोड वाली है या फेक लोड वाली है, तो हम अपने जो हमारा क्या हमें जो फ्रॉड हुआ था हम उससे बच जाते, हमारे 200 रुपया बच जाता, ठीक है। सो इसकी एग्जांपल यह थी कि एग्जांपल रेंजेस फ्रॉम यूजर हु सेंड स्पैमी मैसेजेस टू क्रेडिट कार्ड एंड ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड्स। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ मशीन, सो यू कैन लाइक यूज मशीन लर्निंग इन लिटरली एवरी फील्ड, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से अगर आप लोगों को एग्जांपल दूं, तो एक रोबोट की मैंने एग्जांपल दी थी, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग किसी कनेक्शन के, अगर आप कनेक्शन के अंदर कोई अपना एआई इंप्लीमेंट कर दें, ठीक है, अगर आप किसी एक बिल्डिंग का एक कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उस कनेक्शन के अंदर आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कर दें, एक ऐसा एआई इंप्लीमेंट कर दें जो कि आपको बता दे कि जहाँ पे आपकी तार कटी हुई है वो वहां से आपको बता दे कि यहाँ पे मसला आ रहा है, ठीक है। सो आपको वो चेक करके बता दे कि आपका किस तरह का मसला है और उसको किस तरह से फिक्स करना है। सो दैट इज लाइक involvement of AI in electrical engineering. So
इट विल बी लाइक माइंड ब्लोइंग। ओके, सो डिफरेंट तरह की हमारे पास क्या कहते हैं लाइब्रेरीज होती हैं पाइथन की, जिसके अंदर से हम जो होते हैं वो मशीन को लर्न करवाते हैं और उसके बाद हम उसका काम वगैरह करते हैं। आप लोगों को मैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा एक, और फिर जो है हम अपने सेशन को एंड के ऊपर क्वेश्चन वगैरह अगर आपकी कोई हुए तो कर लेना। उसके बाद हमारी जो पहली लाइब्रेरी आती है दैट इज नमपाई। सो नमपाई क्या होती है? नमपाई हमारी पाइथन का एक मॉड्यूल है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन के अंदर से है। उसके अंदर से क्या करते हैं हम अपनी अरेज वगैरह बना लेते हैं। जिन लोगों को कोडिंग के बारे में थोड़ा पता होगा अरेज क्या होती हैं, सो अरे जिन लोगों को नहीं भी पता, सो अरेज के अंदर हम क्या करते हैं, हम सेम तरह का डाटा जो होता है वो रखवा लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम डिफरेंट तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस अगर हमने परफॉर्म करवाने हो, या फिर अगर मिनिमम नंबर लेना हो, मैक्सिमम नंबर लेना हो, मीन मीडियन मोड एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, डिफरेंट तरह की चीजें हैं। उसके बाद स्केलर्न क्या करती है? स्केलर्न के अंदर हम डिफरेंट तरह के मॉडल्स की प्री डिफाइंड लाइब्रेरी मौजूद होती है, ठीक है। सो अगर आप लोगों को मैं कहूँ कि आप लोगों ने एक मॉडल क्रिएट करना फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है, और स्क्रैच के अंदर और मॉडल क्या करेगा, वो आपका मॉडल कोई इमेज की क्लासिफिकेशन करेगा। सो आप लोगों को समझ ही नहीं आएगी कि आपने इमेज को किस तरह से, तो आपको पहले लर्न करना पड़ेगा व्हाट लाइक इमेज के अंदर होता क्या क्या है, उसको आप किस तरह से क्लासिफाई करोगे, फिर आपके उसके ऊपर सारा मैथमेटिक्स का काम होगा, ठीक है। लेकिन स्केलर क्या करती है, ये आपको एज अ फंक्शन प्रोवाइड कर देती है डिफरेंट तरह के मॉडल्स, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल्स है, लीनियर रिग्रेशन है, मल्टी लीनियर रिग्रेशन है, उसके बाद नए बेस है, उसके बाद फॉरेस्ट है, डिफरेंट तरह के मॉडल्स है, ठीक है। CNN, RNN, ग्रेडियंट डिसेंट, के मींस, क्लस्टरिंग, डिफरेंट तरह के मॉडल्स है, उसके अंदर आप यूज कर सकते हैं, और हर मॉडल की अपने अपने कोई सोल्यूशन वगैरह है, ठीक है, और अपने यूजेस हैं। और उसके बाद पांडास किस लिए यूज होती है? सो पांडास हम यूज करते हैं फॉर डेटा मैनिपुलेशन और लाइक डेटा स्टोरिंग, ठीक है। सो डेटा स्ट्रक्चर्स, जिनको पता होगा व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, सो डेटा स्ट्रक्चर्स हम क्यों यूज करते हैं? ताकि हम अपने डाटा को एफिशिएंटली स्टोर कर सके, ठीक है। सो उसके अंदर हमारे पास क्यूज आ जाती हैं, अरेज वगैरह आ जाती हैं डिफरेंट तरह की, और स्टैक्स वगैरह आ जाते हैं, लिंक लिस्ट, ग्राफ्स, नोड्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। और पांडास क्या करती है? पांडास हमें एक तो हमें डाटा फ्रेम्स प्रोवाइड करती है, और एक हमें क्या कहते हैं उसको, वो भी एक तरह की लिस्ट ही होती है, वो भी प्रोवाइड करती है। उसके अंदर आप डिफरेंट तरह के डाटा स्टोर करवा के उनके ऊपर आप मैनिपुलेशन करवा सकते हैं। उसके बाद मैटप्लॉट इज फॉर ग्राफ्स, टेंसर फ्लो इज फॉर डिफरेंट तरह के मॉडल जो आपके लर्निंग के सच एज न्यूरल नेटवर्क्स, और केराज ये भी एक मॉडल है जिसके अंदर आपके पास एपीआईज वगैरह के न्यूरल नेटवर्क के डिफरेंट तरह के मॉडल्स, ओपन सोर्स मॉडल्स आपके पास पड़े होते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई आईडीई चाहिए, अगर आपको इंटीग्रेट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चाहिए, तो आप क्या करते हो, आपके पास तीन तरह के मॉडल्स हैं। एक आप जुपिटर यूज कर सकते हो। जुपिटर इज लाइक फॉर दोस्त जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है, ठीक है, तो आप जुपिटर पहले जाओगे, यहाँ पे आप इस वेबसाइट पे जाके आप जो होगे पहले लर्निंग करोगे, लर्निंग कह रहा हूँ, पहले इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद फिर सारे ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करवाओगे, और ये सारा कुछ होगा। और जुपिटर नोटबुक इज लाइक एन ओपन लाइक ऑनलाइन सिस्टम। सो यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप लाइक ऑनलाइन ही काम कर लेते हो, आपको लाइक आपके मशीन के रिसोर्सेज यूज नहीं होते, ठीक है। अब जुपिटर और कोलैब के अंदर डिफरेंस और बेनिफिट क्या है? अब Sorry जुपिटर for जो the है disturbance. There is an announcement. The link for the e-certificates are in the chats, which is open for only 10 minutes. So kindly submit it. ओके, सो जुपिटर नोटबुक और जुपिटर नोटबुक और कोलैब नोटबुक के अंदर डिफरेंस क्या है? सो जुपिटर नोटबुक यूजेस लाइक आपके मशीन के रिसोर्सेज, लाइक आपका i7 और 16 GB ऑफ रैम, और आपका GTX 3090 वगैरह वगैरह सारा कुछ यूज़ करेगा। और जो कोलैब होगा ये आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, इसके अंदर आपका मशीन के रिसोर्सेज यूज़ नहीं होते, ठीक है। और क्रेसल ये भी आपका जीपीयू इनेबल्ड जुपिटर इन्वायरमेंट है, ये भी आपके लाइक आप डीप लर्निंग के लिए अगर आपने करना हो तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट तरह के स्टेप्स होते हैं, इन स्टेप्स को हम डिटेल्ड पढ़ेंगे, लेकिन ये वाला जो स्टेप्स हैं ये बहुत ना थोड़ा बहुत क्या कहते हैं उनको, लाइक जो टीचर्स की स्लाइड्स होती हैं ना उस तरह के लग रहे हैं। तो पहले हम इनको बस देख लेते हैं। डाटा गैदरिंग, हम डाटा गैदर करेंगे, डाटा को प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद डाटा की एक्सप्लोरेशन करेंगे, डिफरेंट तरह के मॉडल्स क्रिएट करेंगे, मॉडल की बिल्डिंग करेंगे, उसके बाद वैलिडेशन और मॉडल को डिप्लॉय कर लेंगे। सो स्टेप वन, सो यहाँ पे हमारा स्टेप वन क्या था? सो स्टेप वन था डाटा गैदरिंग, मतलब कि हमने डाटा को माइन करना है, ठीक है। सो डेटा माइनिंग से आप लोगों को क्या पता लगता है कि आप लोगों ने एक पिकैक्स पकड़ना है, ठीक है, और आपने जो है ना किसी केव के अंदर जाके जो है ना वहाँ पे खुदाई करना शुरू कर देनी है, और आपकी ना माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन दिस इज नॉट माइनिंग, ठीक है। सो डेटा माइनिंग की जो डिफरेंट एप्लीकेशन होती है उसके अंदर आप जो होते हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स आप पाइथन के अंदर ही यूज कर लेते हो, और एपीआईज के थ्रू आप डेटा को स्क्रैच कर लेते हो। उसके अंदर आप क्या करते हो, आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाते हो, वहां से आप डाटा स्क्रैप करते हो, फिर उसके बाद डाटा को क्लीन करते हो, ठीक है। ओहो,
ये मैंने पहले बता दिया। अच्छा, सो हमने अब क्या किया, हम केव के अंदर तो चले गए, ठीक है। अब केव में से हमने मिट्टी उठा के ले गए, ठीक है। अब मिट्टी तो हमने उठा ली, अब हमने मिट्टी में से जो है वो सोना जो है वो लैदा करना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेप टू हमारा आ जाता है। उसके अंदर हमारे पास आ जाता है, हमने जो है वो डाटा को धोना है, ठीक है। मतलब कि साफ करना है डाटा को। सो मीट हैदर एंड हुमायूं। अब हैदर और हुमायूं क्या कहा है, इनको काम मिला था कि इन लोगों ने अपने डाटा को क्लीन करना है, ठीक है। सो हैदर क्या कहता है, हैदर कहता है कि यार जल्दी जल्दी डाटा क्लीन करते हैं, और हुमायूं कहता है यार उस्ताद जी बस फटाफट धोते हैं और निकलते हैं, ठीक है। मतलब कि उन्होंने क्या करना है, अपने उन्होंने सारे सर्वर्स को जो है जितना भी डाटा उनके ऊपर सारा उन्होंने पानी डालना है, और बस उनको जो है ना रेग मार मारते हुए जो है ना वो सारा डाटा साफ कर देना है, ठीक है। लेकिन इस तरह हमारी डाटा क्लीनिंग नहीं होती। डाटा क्लीनिंग हमारी किस तरह होती है, हम डाटा को जो है वो क्या करते हैं, हम अपने डाटा को पहले उसमें से जितनी भी नल वैल्यूज होती हैं वो रिमूव करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने जितने भी हमारे डाटा के अंदर कोई एक्स्ट्रा आउटलायर्स होता है। अब आउटलायर्स क्या होते हैं, आउटलायर्स के अंदर हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, एक क्लास है, एक क्लास के अंदर है थीटे, ठीक है। थीटे कन्फर्म थीटे, जितने भी सारे थीटे है ना वो एक ही क्लास के अंदर है, ठीक है। और अगर उसमें एक मेरे जैसा बच्चा अगर चला जाए, ठीक है, जो कि लाइक सबसे एवरेज और सबसे लोएस्ट वाला बच्चा है, तो मैं वहां पे आउटलायर हूंगा, ठीक है। वहां पे सारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे, और मैं वहां पे जाके किस तरह जिंदगी गुजारूंगा, किस तरह गुजारूंगा मैं जिंदगी, समझ रहे हो। सो मैं हूंगा वहां पे आउटलायर, ठीक है। सो आउटलायर क्या होते हैं, जो कि आपके डाटा को किसी एक तरफ जो होते हैं वो ज्यादा लाइक एक्सक्यूज कर रहे होते हैं, लाइक स्क्यूटनेस लेके आ रहे होते हैं। या तो पॉजिटिवली स्क्यूटनेस लेके आते हैं, या फिर नेगेटिवली स्क्यूटनेस लेके आ रहे होते हैं, ठीक है। सो आपके आपको अपने डाटा में से आउटलायर्स रिमूव करने होते हैं, ताकि ताकि आप जो है उसके ऊपर से डाटा क्लीन कर सको, ठीक है। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर एक क्लास है, एक क्लास के अंदर लाइक 100 नंबर का पेपर है, ठीक है। और एक टीचर की ना एक बच्चे के साथ, फॉर एग्जांपल वो बच्चा मैं ही हूँ, ठीक है। उस बच्चे के साथ ना टीचर की वैर है, और वो टीचर क्या करती है, वो टीचर उस बच्चे को जो है ना -100 दे देती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर उसके बाद अगर आप एवरेज लोगी क्लास की, जो पहले 60 आ रही थी, उसके बाद वो 50 तक पहुंच जाएगी, ठीक है, बिकॉज -100 हो गया, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे डाटा के अंदर आउटलायर्स होंगे, तो हमारा डाटा जो होगा वो खराब हो जाएगा, उसके ऊपर जो हम मॉडल ट्रेन करेंगे वो खराब हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने सारा डाटा क्लीन कर देना है। हाँ जी, हमने सारे डाटा को उड़ा देना है, ठीक है। सारा डाटा हमने धो धो के ना, ठीक है, उसको साइड पे कर देना है, ठीक है। हमने गोपी बहू बन जाना है, ठीक है। और लैपटॉप के ऊपर जो है ना हमने पानी डालते डालते सारा जो है ना सारा कुछ साफ कर देना है। खैर, उसके बाद हमारा स्टेप आता है स्टेप नंबर 3। सो स्टेप नंबर 3 हमारा क्या था, स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने करना है एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, ठीक है। ओहो, ये तो डाटा साइंटिस्ट की खुल गई है, सॉरी। हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज डाटा साइंटिस्ट की बात कर रहे थे, ओके। सो हमारे कस्टमर क्या सोचते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ ना ऐसे जादू कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरी वालदा क्या सोचती हैं, मैं कुछ घर के अंदर कोई उल्टा काम कर रही हूँ और मैंने बस बम ब्लास्ट कर लेना, ठीक है। मेरे दोस्त क्या सोच रहे होते हैं, मैं बस पैसा कमा रहा हूँ और बस भाई साहब मैं पकड़ा नहीं जा रहा, ठीक है। ए चौथी स्लाइड को फारिग करो यार। अच्छा, तो मैं क्या सोच रहा होता हूँ, मैं कुछ ना ऐसे क्रिएटिव काम कर रहा हूँ, लेकिन असल में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं असल में खप रहा होता हूँ, ठीक है। मतलब कि मैं जो होता हूँ वो ग्राफ्स क्रिएट कर रहा हूँ। सो इस ग्राफ को अगर हम बात करें, तो इसके अंदर हमारे पास 3 तरह के मॉड्यूल्स हैं, एक ब्लू वाला, एक ऑरेंज वाला और एक ब्लू वाला, ओ ग्रीन वाला, ऑरेंज वाला और ब्लू वाला, ठीक है। तो अगर हम इनमें से देखें, तो ये हमें क्या बता रहे हैं कि अक्टूबर, जुलाई, अप्रैल और इस सारों के लिहाज से वो उनकी सैलरी बता रहे हैं। यार ये तो मेरी सैलरी आ रही है यार। खैर, तो अब ये बता रहे हैं कि आपके जुलाई के अंदर आपकी जो ब्लू वाला था उसकी सैलरी तकरीबन $37 थी, और इस तरह करके सारा काम है, ठीक है। सो हम एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस के अंदर क्या करते हैं, हम डिफरेंट तरह के ग्राफ्स वगैरह क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो दैट हम जो है अपने ग्राफ, अपने जो डाटा है उसको समझ वगैरह सकें, ठीक है। सो स्टेप 4 के अंदर हम क्या करते हैं, स्टेप 4 के अंदर हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं, ठीक है। सो अब हम मिलते हैं सारा और मरियम से, ठीक है। सो सारा और मरियम क्या है, इन दोनों को काम मिला था, इन लोगों ने एक मॉडल ट्रेन करना है, ठीक है। So the number one deep learning excuse for legitimately slacking off is my model is training, ठीक है। सो हम अपने मॉडल को जब ट्रेन कर रहे होते हैं तो उसको बहुत टाइम लगता है, अगर आप रिसोर्सेज के ऊपर अगर आप ट्रेन करें। सो अगर आप किसी मॉडल को ट्रेन करते हो गूगल क्लैब के ऊपर, जिसको मैंने बताया था कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। सो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर आपके पास रिसोर्सेज आपको लिमिटेड होंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपको मॉडल ट्रेनिंग के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। सो मॉडल ट्रेनिंग होती है किस तरह से ये भी हम देख लेते हैं, लेकिन हम पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं व्हाट इज लाइक अ टर्म नेम्ड एज मॉडल ट्रेनिंग, ठीक है। सो मॉडल ट्रेनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, अपने मॉडल को, हम जो डाटा सेट हमने क्लीन किया हुआ था स्टेप 2 के अंदर, और स्टेप 3 के अंदर इसको हमने एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस कर लिया था, उसके बाद जो हमारा डाटा सेट था वो हम उसको प्रोवाइड करते हैं। और वो मॉडल जो होता है उसके ऊपर लर्निंग करता है और चेक करता है कि डिफरेंट उसके फीचर्स वगैरह, काम वगैरह कि किस तरह से वो काम करता है। तो यहाँ पे नीचे मरियम और ये सारा जो है ये आपस में लड़ी है, ठीक है। और वो पूछता है कि आपने काम कर लिया, वो कहती है हमारा डाटा सेट जो है वो ट्रेन हो रहा है, वो कहता है चलो ठीक है लड़ लो लड़ लो, ठीक है। उसके बाद
एक और साइंस के डेटा साइंटिस्ट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ऑफ द मॉडल्स, क्योंकि अगर आप किसी एक्सटर्नल रिसोर्सेज के ऊपर अगर आप ट्रेन कर रहे होते हो अपने डाटा को, सच एज अगर आप गूगल कोलैब के ऊपर डाटा को ट्रेन कर रहे हो, तो वो जाहिर सी बात है उसके अंदर आपके रिसोर्सेज कम लगेंगे, ठीक है। लाइक आपके रिसोर्सेज कम यूज हो रहे होते हैं, आपको लिमिटेड रिसोर्सेज आपको रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, आपको लाइक मिले हुए होते हैं। लेकिन एज कम्पेयर टू अगर आप जुपिटर के ऊपर अगर आप काम कर रहे होते तो आपकी मशीन के रिसोर्सेज यूज हो रहे होते हैं, लाइक इंटेल i7 10th जनरेशन और 32 GB ऑफ रैम, और उसके बाद आपकी क्या कहते हैं उसको GTX 3090 50 Ti, और इस तरह करके आप घर वालों से ये भी बोल सकते हैं मुझे ना क्या कहते हैं एक ग्राफिक कार्ड चाहिए ताकि मैं जो हूँ वो डाटा साइंटिस्ट बन सकूं एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ओके, खैर स्टेप 5 मारा गया था। स्टेप 5 के अंदर अपने मॉडल को वैलिडेशन करनी होती है कि हम अपने चेक करते हैं हमारे मॉडल ने जो क्या प्रिडिक्शन वगैरह की है, क्या वो किस तरह की प्रिडिक्शन है, क्या वो एक्यूरेसी उसकी किस तरह की है, ठीक है। अब एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि अगर आपने अपने मॉडल को कोई एक इनपुट दिया, अपना डाटा सेट दिया, प्रोवाइड किया, ठीक है, उसकी बेस के ऊपर वो उसको क्लासिफाई करेगा कि एज, अब देखो मैं अपने अपने अब एक काम करता है, आपको एग्जांपल देता हूँ, क्लास की एग्जांपल देता हूँ। क्लास के अंदर मैंने अपना डाटा सेट बनाया एक, ठीक है, अपने मॉडल को मैंने अपना डाटा सेट अपने नंबर दे दिए, ठीक है। अब वो उसकी अगर एक्यूरेसी अगर 99% है ना, तो मतलब कि वो ट्रू है मोस्टली परसेंट, लाइक उसने जो भी प्रिडिक्शन कर दी है वो ट्रू ही रहेगी, ठीक है। लेकिन 99% आपकी कभी भी आपकी रियल लाइफ सिनेरियोज के अंदर काम नहीं करती, ठीक है, क्योंकि आपके जो रियल लाइफ सिनेरियोज के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं जो कि काम आ रहे होते हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं जो कि 99% की एक्यूरेसी को अटेन करना इम्पॉसिबल समझते हैं, ठीक है। लो लाइक 99% आपकी एक्यूरेसी आ तो सकती है, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ किसी एक क्लास को बिलोंग कर सकती है, ठीक है। लाइक आपका जो डाटा है वो सिर्फ एक क्लास को बिलोंग कर रहा है, समझ रहे हो, उसने सारे को एक ही क्लासिफाई कर दिया। तो ये आपकी मशीन लर्निंग का एक एग्जांपल है। सो मशीन लर्निंग मॉडल रिटर्न 99% एक्यूरेसी ऑन रियल वर्ल्ड डाटा, ठीक है। सो जूनियर डाटा साइंटिस्ट जो होंगे वो तो बहुत खुश रहे होंगे, हो रहे होंगे यार हमारा डाटा सेट जो है वो तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन सीनियर डाटा साइंटिस्ट को पता होगा कि 99% एक्यूरेसी जो है वो नहीं आ सकती, बिकॉज जब हम रियल लाइफ के अंदर बात करते हैं तो जितना हमारी एक्यूरेसी की जो रेंज होती है वो 60 से 80% लाइक मोस्टली होती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे मॉडल्स होते हैं जिसके अंदर हमें एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए होती है, सच एज अगर हम कैंसर डिटेक्शन की बात करें, सो कैंसर डिटेक्शन के अंदर अगर हमारी एक्यूरेसी 50-50% होगी तो बस फिर अल्लाह वाले हमारा कैंसर डिटेक्शन हो गया, बस फिर समझ रहे हो। तो लाइक अगर 99% तक हमारी एक्यूरेसी आ जाएगी तो इसका मतलब ये है कि उसने उस डाटा के ऊपर ट्रेनिंग नहीं की, उस डाटा को उसने जो है वो फीड कर लिया। अब वो उसी डाटा के ऊपर वो सेम काम वही कर रहा है, लाइक उसको समझा नहीं है, उसने बस उसका रट्टा लगा लिया, ठीक है। सो एक मशीन था, एक तोता था, उसको आपने एक चीज बताई है, उसने तोते ने वो चीज रट ली है, और उसको उस चीज के बारे में पता नहीं है कि वो किस तरह कर रहे हैं, ठीक है। खैर स्टेप नंबर 6, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हम अपना एक मॉडल क्रिएट करेंगे, बिल्डिंग अ रिग्रेशन मॉडल टू प्रिडिक्ट हाउसिंग प्राइसेस, ठीक है। सो हम अपना एक मॉडल क्रिएट करेंगे, उस मॉडल के अंदर हम क्या करेंगे, हम उसको डाटा सेट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे, हम क्लीनिंग करेंगे, उसके बाद एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस करेंगे, उसके बाद मॉडल को क्रिएट करेंगे, फिर प्रिडिक्शन वगैरह करेंगे और एक्यूरेसी करेंगे, ठीक है। सो अब हम वहाँ पे जाते हैं, सो इसको ओके, सो अब हम आते हैं यहाँ पे अपना कोड की तरफ, ठीक है। सो दिस इज ओवर कोड, सो दिस इज गूगल कोलैब जिसकी हम बात कर रहे थे। सो यहाँ पे मैंने डिफरेंट तरह की लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली, इंपोर्ट पांडास और मैटप्लॉट और डिफरेंट तरह के काम वगैरह किए हैं। सो अब हम देखते हैं क्या किया, अब आगे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अपना जो डाटा सेट था, अब उसके अंदर डाटा सेट के अंदर मैंने क्या किया, मैंने मेरे प्राइसेस का एरिया, बेडरूम्स, बाथरूम और ये सारा काम वगैरह हुआ था, ठीक है। उसका मुझे इन्फॉर्मेशन थी कि हमारे डाटा सेट के अंदर क्या क्या चीजें पड़ी है, तो मैंने क्या किया, पांडास का एक फंक्शन लिया। सो पीडी इज लाइक, मैंने क्या किया, मैंने इंपोर्ट पांडास, वो जो पांडास मैंने आपको बताई थी ना, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, आपने डाटा को मैनिपुलेशन और डाटा स्ट्रक्चर्स की जहाँ पे मैंने बात की थी, ठीक है। सो एज पीडी किया, ठीक है। सो अगर किसी बंदे का नाम कोई लंबा सा नाम है तो आप उसका छोटा नाम रखते तो काले या लंबे, ठीक है। सो आप लंबू करके उसको बुलाओगे, लाइक उसका पूरा नाम नहीं लोगे, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने उसका एज अ प्रीफिक्स रख दिया, डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। अब मैंने जो फाइल थी उसका मैंने पाथ दिया, और मैंने डीएफ जो मैंने उस वेरिएबल था उसको मैंने हेड के अंदर उसका हेड फंक्शन लगाया, और ये मेरा डाटा सेट आ गया, ठीक है। डाटा सेट जब मेरा आ गया, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने उस डाटा सेट को जो है वो चेक किया कि हाँ उसके प्राइसेस के लिहाज से ये एरिया है। सो उसके बाद मैंने डाटा सेट को डिस्क्राइब वगैरह किया, डिफरेंट तरह के फीचर्स वगैरह लगाए, ऑपरेशन वगैरह लगाए। अब यहाँ पे मैंने चेक किया इज नल। सो यहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम वो डाटा क्लीनिंग वाला काम कर रहे हैं कि हमारा कहीं पे डाटा जो है वो कहीं पे नल तो नहीं है।
अगर नल है तो हम उसको रिमूव कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे नल का फंक्शन लगाया, उसके बाद सम किया और चेक किया कि क्या कोई वेरिएबल जो है उसमें कोई क्या कहते हैं नल वैल्यूज तो नहीं। उसने कहा नहीं, उसने कहा, मैंने कहा डुप्लीकेटेड वैल्यूज, उसने कहा वो भी नहीं है। अब मैंने क्या किया, मैंने अपने डाटा की प्लॉटिंग वगैरह स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो डाटा को मैंने प्लॉट वगैरह करना स्टार्ट कर दिया, मैंने डाटा को जो है वो प्लॉट किया, उसका एक चेक किया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने स्कैटर प्लॉट किया है, उसको मैंने प्राइस वगैरह दिया है। सो इट्स लाइक इट्स नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। आप लोग लाइक अगर कोडिंग जिनका बैकग्राउंड होगा उनको थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा कि व्हाट इज दिस, ठीक है। सो आप यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे डिफरेंट तरह के ग्राफ्स वगैरह बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने चेक किया कि नंबर ऑफ स्टोरीज के लिहाज से आपका काउंट कितना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने चेक किया नंबर ऑफ बेडरूम्स। अब मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है नंबर ऑफ बेडरूम्स हैं वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ जिनके 2 बेडरूम्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे डाटा के बारे में पता लग रहा था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखता तो मुझे कुछ समझ नहीं थी लग रही कि नंबर ऑफ किसके ज़्यादा है, ठीक है। सो दैट्स वाई वी नीड ग्राफ, सो वी कैन गेट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के हमारे पास किस तरह का डाटा है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक बेल शेप कर्व बन रही है। जिन लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी उन लोगों को पता होगा कि बेल शेप कर्व क्या होती है, जिसके नाम का डाटा यूनिफॉर्म वगैरह होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा स्क्यूड है, तो लाइक ये 1 की तरफ स्क्यूड है, लाइक जिनके नंबर ऑफ बाथरूम्स 1 है वो ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने चेक किया, ये पाई ग्राफ मैंने बना दिया। पाई ग्राफ के अंदर मैंने चेक किया कि जिनके नंबर ऑफ हाउसेज मेन रोड पे हैं या नहीं है। उसके बाद मैंने गेस्ट रूम वाले चेक कर लिए और फिर डिफरेंट तरह के मैंने ये काम चेक कर लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे मल्टी लीनियर ग्राफ बनाया। इसके अंदर क्या था, मल्टी वेरिएबल ग्राफ। इसके अंदर मैंने चेक किया कि नंबर ऑफ बेडरूम्स के लिहाज से नंबर ऑफ स्टोरीज, ठीक है। सो जिन घरों के अंदर एक स्टोरीज है, ठीक है, जिन घरों के अंदर एक बेडरूम है वो कितने स्टोरी घर है, उन्होंने कहा 1। जिन घरों के अंदर दो दो बेडरूम्स हैं वो कितने स्टोरी घर हैं, उनमें से दो। जिन घरों के अंदर 2 बेडरूम्स हैं उनमें से जो एक स्टोरी वाले घर हैं वो इतने ज्यादा हैं, जिनमें 2 स्टोरी हैं वो इतने कम है, और 3 वाले तो है ही नहीं, और 4 वाले बहुत कम है, ठीक है। तो इस तरह का मैंने ग्राफ वगैरह बना लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपने यहाँ पे लेबल इनकोडर लगाया। सो व्हाट इज लेबल इनकोडर? सो लेबल इनकोडर इज लाइक आपको वो एक चीज प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। सो अगर आप उसको रेड ग्रीन ब्लू दोगे तो वो क्या करेगा, उनको एक नंबर असाइन कर देगा, ठीक है। सो रेड को वो 0 साइन कर देगा, ग्रीन को 1 साइन कर देगा, ब्लू को वो 2 साइन कर देगा, ठीक है। सो ये इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास दोबारा से रेड आएगा तो वो क्या करेगा, वो उसको दोबारा 0 प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। सो इसका इसका हमें फायदा क्या हुआ, हमारी जो मॉडल होता है ना वो हमारा हमेशा न्यूमेरिक डाटा के ऊपर काम करता है, ठीक है। सो न्यूमेरिक डाटा अगर हमारे मॉडल के पास नहीं होगा तो वो उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग उसको नहीं आ सकती और वो नहीं समझ सकता उस डाटा को, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, अपने जो भी हमारा जो स्ट्रिंग टाइप का डाटा होता है उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं पहले न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर, फिर हम अपनी जो होती है ना मशीन उसको फीड करवाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लेबल इनकोडर लगाया, डिफरेंट तरह के जो मेरे कॉलम्स थे जिनके अंदर मेन रोड था, गेस्ट रूम थी, बेसमेंट थी, और फर्निशिंग स्टेटस था। ये देखो यहाँ पे पहले फर्निशिंग स्टेटस, पहले फर्निश था, फर्निश, सेमी फर्निश्ड, अनफर्निश्ड, ये सारा था। उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने 0 और 1 की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। सो लाइक ये क्या करेगा, ये हमारे जितना भी हमारा न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर जहाँ पे डाटा था पहले यस नो या 1 2 की फॉर्म के अंदर, लाइक न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर जो डाटा था उसको उसने कन्वर्ट कर लिया 1 और 0 की फॉर्म के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैंने एक्स एंड वाई वेरिएबल को लिया। सो एक्स और वाई वेरिएबल्स कौन से होते हैं? सो एक्स वाले वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी बेस के ऊपर आप वाई वेरिएबल्स को डिटरमाइन करते हो, ठीक है। सो एक्स वेरिएबल के अंदर अगर मैं एक्स वेरिएबल को प्रिंट कराऊं तो मुझे क्या बता रहा है कि वो उसके अंदर एरिया है, बेडरूम्स हैं, बाथरूम्स हैं, स्टोरीज हैं। सो ये सारे फीचर्स हैं जो कि एक घर के प्राइस की वजह से इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सो अगर आप किसी घर को लेने जा रहे हो तो आप उसके प्राइस को किस तरह से प्रिडिक्ट करोगे, ठीक है। उसके प्राइस को आप चेक करोगे कि उसका उस घर का एरिया कितना है, उस घर के अंदर बेडरूम कितने हैं, उस घर के अंदर बाथरूम कितने हैं, उस घर की लोकेशन कहाँ पे है, उसको मेन रोड लगती है कि नहीं लगती, उसके अंदर गेस्ट रूम है, बेसमेंट है, हॉट वाटर है, एयर कंडीशनिंग वगैरह है, सारा कुछ है कि नहीं है। इसी बेसिस के ऊपर आप उसके प्राइस को प्रिडिक्ट करोगे ना। सो मशीन भी सेम वही काम करती है। आपने एक्स के अंदर वो वाले वेरिएबल्स लिए जिनकी बेस के ऊपर आप वाई को प्रिडिक्ट कर सकते हो। सो अगर हम एक्स के अंदर वाई के अंदर मैंने प्राइस लिया, ठीक है। सो प्राइस जो था ये हमारा जो था डिपेंडेंट वेरिएबल था। डिपेंडेंट क्यों था? बिकॉज प्राइस जो था ये बाकी सारे वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था, ठीक है। सो अगर हम प्राइस को चलो हाँ ठीक है, लग गई समझ आप लोगों को। खैर, उसके बाद हमने मिनमैक्स स्केलिंग की। मिनमैक्स स्केलिंग क्या करती है? मिनमैक्स हमारे डाटा को जो है वो इन द फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं एक लिमिट के अंदर ले आती है। उसके बाद मैंने लगाया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। सो व्हाट इज ट्रेन टेस्ट स्प्लिट?
सो अगर हमारा ये सारा डाटा है लेफ्ट साइड के ऊपर, ठीक है, सो स्केलर्न की लाइब्रेरी है, ठीक है, स्केलर्न का डाटा है, उसके अंदर से हमारे पास ट्रेनिंग का ये वाला डाटा सेट निकल आएगा, वैलिडेशन के लिए हमारा इतना निकल आएगा, और टेस्टिंग के लिए हम जो होंगे वो इतना डाटा सेट निकल आएगा, ठीक है। सो इट्स लाइक अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हमारा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किस तरह काम करता है, हम उसको डाटा सेट प्रोवाइड करते हैं, और उसकी वो डिफरेंट फीचर्स की बेसिस के ऊपर, डिफरेंट पैरामीटर्स की बेसिस के ऊपर उसको वो जो होता है वो स्प्लिट कर देता है। सो यहाँ पे मैंने उसको टेस्टिंग का साइज दिया कि आपने जो टेस्टिंग करनी है वो 20% के ऊपर करनी है, यानी कि 0.2 एज कम्पेयर टू लाइक 20% के ऊपर आपने टेस्टिंग करनी है, और जो 80% होगा वो ट्रेनिंग के लिए यूज होगा, ठीक है। तो ट्रेनिंग वाला डाटा हमने जो है वो एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के अंदर ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने उसको ट्रेनिंग कर दी, ट्रेनिंग करने के बाद हमने प्रिडिक्शन कर दी, और प्रिडिक्शन करने के बाद हमें कुछ इस तरह की अरे मिल गई, ठीक है। उसने प्रिडिक्शन करके बता दी कि आपकी ये पॉजिटिव क्लासीफाई होगी या नेगेटिव क्लासीफाई होगी। सो हमारी जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन होती है, ये अगर 0.5 से अबव हो तो हम उसको एक क्लास के अंदर कंसिडर कर लेते हैं, या फिर 0.5 से लेस हो तो हम उसको दूसरी क्लास के अंदर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये सारी अरे आ गई। उसके बाद हमने इसको क्लासीफाई वगैरह किया, उसके अंदर से हमने मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन स्क्वेयर्ड एरर सारा कुछ जो है वो हमने निकाल लिया, और हमारी जो है वो एक्यूरेसी आ गई। इस तरह से हमारी एक्यूरेसी कितनी आई, 0.65%। मतलब कि अब अगर हम इसको कोई भी इनपुट दें जो कि हमारे सारे पैरामीटर्स को पास करवाए, जिस तरह के हमारे सारे पैरामीटर्स कौन से थे, जो कि हमारे पैरामीटर्स थे एरिया, बेडरूम, बाथरूम, स्टोरीज, मेन रूम, गेस्ट रूम। तो अगर हम उसको कोई भी एरिया, ये सारे पैरामीटर्स प्रोवाइड करें ये वाले, तो वो जो होगा हमें असल वाला प्राइस जो होगा ना वो प्रिंट करके देगा, लेकिन उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी, 65%। लाइक वो 65% करेक्ट होगा, और वो 35% जो होगा वो इनकरेक्ट होगा, ठीक है। सो लाइक वो इस रेंज के अंदर होगा, ठीक है। सो ये हमारा होता है जो हमने एक काम किया। सो यहाँ पे हमारा क्या होता है, बिल्डिंग अ रिग्रेशन मॉडल टू प्रिडिक्ट हाउसिंग प्राइसेस। और एआई के अंदर हमारे पास सिर्फ क्या चीज होती है, एआई के अंदर हमारे पास इफ देन की स्टेटमेंट्स ही लगी हुई होती हैं, ठीक है। सो अगर हम एआई को अगर ऊपर से उसका कपड़ा उतारें तो हमारे पास नीचे कोडिंग ही हो रही होती है, और कोडिंग किस तरह से हो रही होती है वो आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। सो कोडिंग इस तरह से हो रही होती है कि जहाँ पे पहले हमने कोई फंक्शंस लगाए थे काम करने के लिए, जहाँ पे हमने मीन स्क्वेयर्ड एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वेयर्ड एरर और आर स्क्वेयर्ड निकालने के लिए हमने डिफरेंट तरह के फंक्शंस वगैरह लगाए थे। यहाँ पे हमने मीन स्क्वेयर्ड एरर का फंक्शन लगाया, मीन स्क्वेयर्ड एरर का फंक्शन, मीन एब्सोल्यूट एरर का फंक्शन लगाया है। तो यहाँ पे हमने जो है एक्यूरेसी निकालने के लिए हमने उसका पूरा मैथमेटिक्स ही काम काम किया, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे फंक्शंस ही लगे हुए हैं जिसके अंदर हम जो है वो बैक एंड के ऊपर हम वही काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऊपर हमने जो है वो सिंपल उसको एक पैरामीटर दिया था, किधर गया, हाँ, आर टू स्कोर के अंदर वाई टेस्ट एंड वाई प्रिडिक्शन का एक पैरामीटर दिया था, और उसने सेम काम हमें करके दिया, बट वी डोंट नीड द लाइक कंप्लीट कोडिंग और एक्स्ट्रा स्टफ, ठीक है। सो हमारा क्या कहते हैं, एआई के अंदर ही हमारी कोडिंग हो रही होती है, ठीक है। So guys, if you have any questions, please Google them or you can ask me. Guys, if you have any questions, just raise your hand. I will unmute you. Yes, Talha. Do you have any question? I guess आप लोग आपको मिल गई है वो, ऑन करें आप माइक। वो चैट में कह रहा है आई गेस उसके पास माइक नहीं है। ओके, तो फिर आप टाइप करके बता दें, आई विल आंसर योर क्यूरी। यस, इसका कोर्स है, इट्स लाइक अ प्रॉपर डिग्री, ठीक है। सो आप लाइक डाटा साइंस की डिग्री वगैरह भी कर सकते हैं, और अगर आप लोगों ने इसको सीखना है, ठीक है, सो यू कैन लाइक आप मुझसे पूछ सकते हैं, यू कैन लाइक कॉन्टेक्ट मी ऑन लिंक्डइन। अदरवाइज अगर आप लोगों को कोई इसका रोड मैप वगैरह चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यूट्यूब के जाके सबसे पहले तो आप पाइथन सीखें ना, पाइथन का डिफरेंट, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो आप पाइथन का जो है वो जाके सीख सकते हैं कि लाइक पाइथन किस तरह से काम करती है, और पाइथन की लर्निंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। सो पाइथन इज लाइक
बहुत आसान है, लिटरली कोई बच्चा भी कर सकता है, ठीक है। मैं देख रहा होता हूँ कि लाइक रील्स के ऊपर देख रहा होता हूँ, तो लाइक बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो काम करा कर रहे थे पाइथन के ऊपर, लेकिन लाइक जाहिर सी बात है, बच्चे हैं वो, तो जाहिर सी बात छोटा काम ही कर रहे होंगे ना, लाइक 2+2 का उन्होंने कोड लिख दिया और इस तरह वाले काम, ठीक है। तो आप, तो लाइक कोडिंग इज लाइक अ लिटरली सो बिग फील्ड कि आप जितना इसके अंदर आप सर्च करोगे उतना ही आपको कम है। तो अगर आपने इसके बारे में अगर कुछ लर्निंग वगैरह करनी है, सो यू कैन गो टू गूगल, ठीक है। गूगल के ऊपर जाओ और यूट्यूब के ऊपर जाओ, वहां पे जाकर सबसे पहले आप पाइथन सीखो, ठीक है। जो पाइथन का डिफरेंट सिंटेक्स वगैरह सीखो, उसके अंदर आप चीजें लर्न करो, ठीक है। सो अगर आपने एआई की फील्ड में आना है ना, तो एक जो प्लेटफॉर्म है ना सबसे अच्छा, वो है डेटा कैंप, ठीक है। सो डेटा कैंप की फ्री एक्सेस मिलती है आपको, अगर मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं, उसकी फ्री एक्सेस भी मिलती है आपको। सो यू कैन गो टू गूगल, ठीक है। वे पीछे हो जा। हाँ, सो गूगल के ऊपर आप जाएं और यहाँ पे आप लिखें क्या कहते हैं, गिट हब स्टूडेंट डेवलपर क्लब, हाँ डेवलपर पैक, ठीक है। सो ये एक डेवलपर पैक है, इसको आप जाके अपने लाइक आपको यूनिवर्सिटी का कार्ड होगा, वो आपने इनको देना होता है गिटहब वालों को। और ये आपको जो होते हैं डिफरेंट तरह के ना बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसके अंदर आपको डिफरेंट तरह के लर्निंग मॉड्यूल्स होते हैं, वो फ्री में मिलते हैं, ठीक है। सो उनमें से एक जो है वो डाटा कैंप भी है। सो डाटा कैंप के अंदर आप जाके जो है वो डिफरेंट तरह के इधर क्या डाटा कैंप, टैब कैंप लिख दिया यार मैंने। सो डेटा कैंप, ठीक है। सो यहाँ पे आप डेटा कैंप के ऊपर जब जाएंगे, तो यहाँ पे आप जो है वो सारी जो है वो पाइथन की उन्होंने बेसिक से लेके उन्होंने जो है वो एडवांस लेवल तक गए हुए हैं, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे सर्च करके दिखाऊं कि अगर मैंने पाइथन सीखनी है, सो सो डेटा कैम्प जो है ये भी आपको उधर से गिटहब स्टूडेंट डेवलपर क्लब से जो है वो फ्री फ्री में मिलता है, ठीक है। सो हाँ, सो व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न, आई वुड लाइक टू लर्न पाइथन। सो यहाँ पे उन्होंने सारे डिफरेंट कोर्सेज है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, इमीडिएट पाइथन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं उनको कहूँ कि मैंने अगर डाटा साइंस का कोर्स करना है, इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस, ठीक है, उन्होंने कहा डाटा साइंस, ज्वाइनिंग डाटा इन डाटा साइंस। अब पांडास की, जिस तरह हमने भी वो पांडास की मैनिपुलेशन की है, उन्होंने बताया कि आप इसको किस तरह लर्न कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं ईडीए लिखूं, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, सो ये भी आएगा, इसका कोई कोर्स होगा आई गेस। हाँ ये देखो, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस इन पाइथन, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस पावर बीआई, ठीक है, अनसुपरवाइज लर्निंग इन पाइथन। उसके बाद अगर मैं लिखूं मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग, तो यहाँ पे उन्होंने कहा अंडरस्टैंडिंग मशीन लर्निंग और ट्री बेस्ड मॉडल्स। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट, आप यहाँ पे लिटरली कुछ भी सर्च, लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन विद स्टैट्स मॉडल, ठीक है। सो हमने यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन लगाई थी, तो आप यहाँ पे जाके लिटरली कुछ भी सीख सकते हो, ठीक है। सो लाइक स्टूडेंट डेवलपर क्लैब के ऊपर जाओ आप, वहां पे जाके आप जो हो, ये आई गेस लोड हो जाए, लोड ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप अपना एक अकाउंट बनाओ, ठीक है। उस अकाउंट के बाद आप क्या करो, उस अकाउंट के ऊपर आपको डिफरेंट बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। आपको गिटहब की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिलती है फ्री में, और उसके बाद डिफरेंट चीज़ें मिलती है। अभी देखो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन टू को पायलट ये भी मिलेगा, इंट्रोडक्शन टू गिटहब क्या कह रहा हूँ, हाँ एक मिनट आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ ये देखो, डाटा साइंस और मशीन लर्निंग के टूल्स हैं, ठीक है। इस बंडल के अंदर आपको क्या मिलेगा, इस बंडल के अंदर आपको डिफरेंट तरह की चीज़ें वगैरह मिलेंगी, अगर आपने लर्निंग वगैरह करनी हो तो एक मिनट, हम्म, खैर मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा। सो यहाँ पे आप जाके आप इसको यहाँ पे साइन अप फॉर स्टूडेंट डेवलपर पैक करोगे, आपको सिर्फ आपने अपने यूनिवर्सिटी के कार्ड की फ्रंट की पिक्चर चाहिए, और यहाँ पे जब आप वो आपको एक्सेस मिल जाती है, उसके बाद आपको डिफरेंट तरह के ना बेनिफिट्स मिलते हैं जब तक आप स्टूडेंट हो, ठीक है। सो अगर आप लोगों को नहीं पता था तो बेनिफिट हो जाएगा आप लोगों का। एनी मोर क्वेश्चंस? वेल आई गेस मैटलैब पे भी कर सकते हैं स्टार्ट, है ना, अगर कोई इलेक्ट्रिकल वाले तो इधर वैसे मैटलैब यूज करते हैं। हाँ हाँ, मैटलैब के ऊपर ऑब्वियसली यू कैन लाइक स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, स्क्रैच, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम इवन स्क्रैच, ठीक है। आप शुरू से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो आप। गाइज अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी। I think ऑल्सो हाँ, एक सेकंड ध्यान, बस मैं कहने वाला था कि मैं ना अमीर तुम्हारा लिंक्डइन भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, और ओके। कॉन्टेक्ट वगैरह, तो अगर और भी किसी के पास कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो तो यू कैन डू लेट हिम नो,
और बाकी ये है कि यस। मेरे ख्याल से काफ़ी रिसोर्सेज हैं, काफ़ी ट्रेंडी फील्ड है, तो आजकल तो हर जगह इसकी रिसोर्सेज, हर जगह इसकी हाइप भी काफ़ी है, तो इसकी चीज़ें मिलना मुश्किल इतना नहीं होंगी। बट स्टिल अगर किसी के क्वेश्चन वगैरह हों तो वो ज़रूर पूछ सकता है। एक और अच्छा हाँ, क्वेश्चन है। डेटा साइंस के लिए कोई सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म, जी एग्जैक्टली आपको मैं यही बता रहा हूँ कि अगर आप डेटा कैम्प के ऊपर जाके, आपको मैंने जहाँ से बताया था कि आप स्टूडेंट डेवलपर क्लब से अगर आपको एक्सेस मिल जाएगी, 3 मंथ की आपको एक्सेस मिलेगी, तो यहाँ से अगर आप कोई एक कोर्स करते हैं साथ में आपको सर्टिफिकेशन भी मिलती है। सो मेरे पास यहाँ पे मैंने अपने लिंक्डइन पे लगाई हुई भी है, मैंने यहाँ से डिफरेंट सर्टिफिकेट्स वगैरह किए थे। सो आप यहाँ पे जाके आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपने लाइक पाइथन के लिहाज से नहीं भी करना तो इसके अंदर डिफरेंट तरह के और कोडिंग के भी हैं। अगर क्या कहते हैं, मैटलैब का चेक कर लेते हैं, मैटलैब का भी शायद हो। मैट ये देखो, पाइथन फॉर मैटलैब यूजर्स, ठीक है। सो अब लाइक पाइथन लाइक लिटरली इज अ सो वास्ट फील्ड, आप कहीं से भी सीख सकते हो, ठीक है। सो डेटा रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, बस इंसान के अंदर खुद होना चाहिए कि मैंने सीखनी है। सो या So now we are done with the queries. It's time to wrap up this amazing webinar. Thank you so much, sir, for honoring us with your presence. Your knowledge has really uplifted the bar. I would also like to thank our attendees for becoming the part of this amazing session. Thank you so much. Stay blessed, stay positive. Allah Hafiz. हाफिज। Allah Hafiz.